बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर बड़ा हमला बोला। नालगोंडा जिले में रैली करते हुए अमित शाह ने कहा कि हमने देश को बोलने वाला प्रधानमंत्री दिया, क्योंकि कांग्रेस के पीएम को सिर्फ सोनिया और राहुल ही सुनते थे। नालगोंडा जिले के सूर्यापेट में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। बीजेपी अध्यक्ष ने सोनिया गांधी को निशाने पर लिया। हमने बोलने वाला प्रधानमंत्री इस देश को दिया था। आप तो एक ऐसा प्रधानमंत्री दीजिए 10 साल तक जिसकी आवाज आपके और आपके बेटे के अलावे देश में किसी ने नहीं सुनी थी। अमित शाह ने तेलंगाना सरकार पर भी हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि केंद्र ने तेलंगाना को पिछले 2 साल में 90,000 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने उस फंड का सही इस्तेमाल नहीं किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जिस अंदाज में तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर तल्ख हमला बोला है, उससे ऐसा लगता है कि दक्षिण में बीजेपी का अगला निशाना तेलंगाना ही है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी एनएसजी की बैठक ऑस्ट्रिया के वियना में शुरू हो चुकी है। इस बैठक में चीन ने एक बार फिर भारत को एनएसजी में शामिल किए जाने का विरोध किया है, तो वहीं अमेरिका के समर्थन से भारत को एनएसजी की सदस्यता मिलनी लगभग तय मानी जा रही है। चीन चाहता है कि अगर भारत को एनएसजी में एंट्री मिलती है तो पाकिस्तान को भी एनएसजी में जगह मिलनी चाहिए। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने एनएसजी के सदस्य देशों से अपील की है कि वो एनएसजी में भारत को शामिल किए जाने को लेकर एक राय बनाने में रुकावट पैदा न करें। देश में राजनीतिक दलों ने भी एनएसजी में भारत के मजबूत दावे पर खुशी जाहिर की। अमेरिका का ये टेस्ट होगा कि भारत को और पाकिस्तान को क्या एक जैसा राष्ट्र माना जाए। वहीं भारत को मिले अमेरिकी समर्थन से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। हमारी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको काफ़ी हमायत हासिल है, और जो इस वक्त तक हुआ है कि जी पहले एक और एक्सेप्शन जो 2008 में हुई थी दोबारा नहीं होनी चाहिए इंडिया के लिए, और एक क्राइटेरिया बनना चाहिए। हालांकि चीन की तरह टर्की, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रिया जैसे देश भारत की सदस्यता का विरोध कर रहे हैं। अगर भारत एनएसजी में शामिल होता है तो बिना रोक टोक भारत को परमाणु तकनीक हासिल होगी। जाहिर है इसीलिए पाकिस्तान परेशान है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के सबसे बड़े युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य में एक हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा तब हुआ जब करवर पोर्ट पर एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य की मरम्मत का काम चल रहा था और इसी दौरान गैस लीक हो गई, जिसकी चपेट में 2 नौसैनिक समेत 4 लोग आ गए। इनमें से 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। 4 लोग इसकी चपेट में आए, गैस लीक हुई और 2 लोगों की मौत हो गई। आईएनएस विक्रमादित्य युद्धपोत पर यह हादसा हुआ है। कैप्टन डीके शर्मा नौसेना से हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीआरओ हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। डीके शर्मा जी, किस तरह से यह हादसा हुआ है और 2 मौतें हुई हैं इसमें? विद्या जी, मैं बताना चाहता हूं कि जो आईएनएस विक्रमादित्य है ये नॉर्मल रिपेयर्स के लिए, अपने नॉर्मल रिफिट के लिए कारवार में था और जहाज पे रिपेयर्स चल रहे हैं 1 जून ऑनवर्ड्स जी। तो एक कंपार्टमेंट होता है नीचे जहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसको बोलते हैं, जहां पर जहाज का जो वेस्ट आता है टॉयलेट्स का वो वहां जाता है, क्योंकि आजकल हम दोनों उसको सी में डिस्चार्ज नहीं कर सकते, तो हम उसको ट्रीट करके उसको फिर दोबारा सेपरेट करके उसको केमिकल से ठीक करते हैं। तो वहां पर एक पाइप चेंज हो रहा था जिस पाइप में लीकेज था जी। तो उस दौरान ये कमरा, ये जो कंपार्टमेंट है बहुत छोटा होता है और क्वाइट रिस्ट्रिक्टेड होता है, वहां चलना तो बहुत मुश्किल रहता है। तो ये लोग काम कर रहे थे वहां पर, उसको थोड़ा लीकेज हुआ जिससे कि गैस आया। तो जब ये बाहर निकल रहे थे तो 2 लड़के हमारे, पहले 4 बंदे थे उसमें 2 निकाल लिए गए, 2 जो उनको हॉस्पिटल लेके आए तो तब वो दे हैव succumbed to the gases which they had inhaled in that compartment। तो ये बहुत दुखद घटना है हमारे लिए। सर, जो 2 बाहर के कर्मचारी बुलाए गए थे उनको क्यों बुलाया गया था? ये तो रिफिट, ये शिप जो मरम्मत में जाता है तो इतना बड़ा शिप है कि शिप के जो 1500 लोग हैं वो तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए ये नॉर्मल प्रोसीजर्स है कि हमारे डॉकयार्ड के सिविलियंस आते हैं और जो वेरियस कंपनीज जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है काम करने के लिए,
so that जो काम है जल्दी से जल्दी खत्म हो और शिप वापस ऑपरेशनल किया जाए। सर, जिस तरह की सावधानी बरती जाती है इस तरह के काम को, रिपेयर काम हो या फिर शिप पर जो दूसरा काम होता है, क्या वो सावधानी नहीं बरती गई? कहीं ना कहीं कोई लापरवाही भी रही है, आपको लगता है? इसको लापरवाही में नहीं डाल सकते। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट व्हिच हैज हैपेंड। ये शिप देखिए आप 4 साल से चल रहा है, कोई इंसिडेंट नहीं है, कुछ नहीं है। वी टेक ऑल द प्रिकॉशंस। अब ये दिस इज ड्यू टू वी हैव ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी एंड पता लगा लेंगे क्या हुआ था। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई किसी की गलती है या कोई जान के कुछ सर, 4 लोग इसकी चपेट में आए, 2 की तो मौत हो गई है। जो 2 बाकी लोग हैं उनकी स्थिति कैसी है? दे आर सेफ, दे आर इन आवर हॉस्पिटल। आईएनएस पतंजलि हमारा हॉस्पिटल है कारवार में, वो सेफ है। बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज से बात करने के लिए आपका। दिल्ली विधानसभा में आज टैंकर घोटाले को लेकर खूब हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने ये मुद्दा उठाया और पूछा कि केजरीवाल सरकार ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। टैंकर घोटाले पर अपनी बात कहने के लिए बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता सदन में टेबल पर चढ़ गए। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। विजेंद्र गुप्ता के मुताबिक केजरीवाल सरकार जानबूझकर इस घोटाले को दबा रही है। इन्होंने किसी भी जांच एजेंसी को वो रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी? किसी भी जल बोर्ड के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? किसी के खिलाफ भी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? ये 400 करोड़ का घोटाला दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्यों किया है? वहीं केजरीवाल ने कहा कि टैंकर घोटाला शीला दीक्षित की सरकार के वक्त हुआ था। मैं कल जल बोर्ड की फैक्ट फाइंडिंग दे दूंगा। आप आपकी पत्नी ने जो पेंशन घोटाला किया उसकी रिपोर्ट कल आप मेरे को दे देना। मैं कल जल बोर्ड की फैक्ट फाइंडिंग दे दूंगा। टैंकर घोटाले पर एक पूरी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट होने के बावजूद इस मामले में केजरीवाल सरकार के आरोपियों पर कार्रवाई न करने के बाद अब सवाल उठ खड़े हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अखबार में पंजाबी को बढ़ावा देने का विज्ञापन दिया तो उसका राजनीतिक विरोध शुरू हो गया। बीजेपी और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल 2017 पंजाब विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख दिल्ली के जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने आज पूरे पेज का ये विज्ञापन अखबारों में छपाकर पंजाबी भाषा के लिए अपना लगाव जाहिर करने की कोशिश की। फैसले के मुताबिक दिल्ली सरकार पंजाबी शिक्षकों का वेतन बढ़ाएगी और सरकारी स्कूलों में पंजाबी शिक्षकों की नियुक्ति भी करेगी। दिल्ली सरकार के फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए और इसे राजनीति से प्रेरित बताया। पंजाब के क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो इनको पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने की बात आ गई। कांग्रेस ने इसे जनता के पैसे की बर्बादी बताया। जितना खर्चा सरकार इस पूरे के पूरे पंजाबी टीचर्स की तनख्वाह बढ़ाने के ऊपर या नए पंजाबी टीचर्स के लिए जितना पैसा खर्च करेगी, उससे कई गुना पैसा सरकार ने अपनी पब्लिसिटी के लिए एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने भी फैसले पर सफाई दी। तो विपक्ष के आरोप जो हैं, मुझे नहीं लगता कि वो किस बिना पे वो ये आरोप लगा रहे हैं। ये एडवर्टाइजमेंट्स तो पिछले जब से सरकार बनी है तब से एडवर्टाइजमेंट्स चल रही हैं। आम आदमी पार्टी ने 2014 लोकसभा चुनावों में पंजाब में 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। उसी पंजाब में अब 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर है अरविंद केजरीवाल एक तीर से 2 निशाने साध रहे हैं। विवादों में फंसी फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। सेंसर बोर्ड की दलील के बाद कोर्ट ने फिल्म में कुत्ते का विवादित नाम बदलने का आदेश भी दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान फिल्म निर्माताओं की तरफ से कहा गया कि सर्टिफिकेट देना सीबीएफसी की जिम्मेदारी है, लेकिन टीवी और सिनेमा के लोग क्या देखेंगे ये लोगों को पसंद करने दें। वहीं सुनवाई के दौरान सीबीएफसी के चेयरमैन पहलाज निलानी ने आरोप लगाया कि फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने आम आदमी पार्टी से पैसे लिए हैं। देखे नहीं तब तक यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि भैया क्या है और किस तरह से देना चाहिए। कोर्ट के पास मामला है, हम उसमें टिप्पणी नहीं करेंगे कि ये कैसे पिक्चर पास हुई और हमने किस तरह से कर दिया। लेट द कोर्ट डिसाइड।
फिल्म को लेकर आज भी राजनीति होती रही। क्या आप पंजाब को इस तरह से लोगों के सामने पिक्चराइज करके इस तरह का उसका बदनाम करना चाह रहे हैं? कभी रेप पार्टी कौन करता है? जो नशा करते हैं। देसी चमचों की बारात निकल पड़ी है इस देश में। जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसको तबाह बर्बाद करने के लिए। सीबीएफसी ने फिल्म के 89 सीन पर कैंची चलाने का आदेश दिया था। तय कार्यक्रम के मुताबिक फिल्म उड़ता पंजाब आगामी 17 जून को रिलीज होनी है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शूटर अभिनव बिंद्रा रियो ओलंपिक में भारतीय दल की अगुवाई करेंगे। इस फैसले के ऐलान के बाद शुक्रिया अदा करते हुए अभिनव बिंद्रा ने रियो ओलंपिक के बाद रिटायर होने का ऐलान भी किया। भारत के इकलौते गोल्ड मेडलिस्ट शूटर अभिनव बिंद्रा रियो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल की अगुवाई करेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने आज इस बात का ऐलान किया। इस फैसले के बाद अभिनव बिंद्रा ने ट्वीट करके कहा कि वो इस सम्मान के लिए चुने जाने के शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा अभिनव ने अपनी ट्वीट में ये भी कहा कि उनका करियर 8 अगस्त यानी उनके ओलंपिक इवेंट के पूरे होने के साथ ही खत्म हो जाएगा। रियो ओलंपिक अभिनव बिंद्रा का 5वां ओलंपिक होगा। इससे पहले 2008 बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गया रोड रेज कांड में मारे गए छात्र आदित्य सचदेवा के घर पहुंचे। नीतीश कुमार ने आदित्य के परिवार से मुलाकात की और इस मामले में न्याय दिलाने का पूरा भरोसा दिया। 12वीं में पढ़ने वाले आदित्य सचदेवा की हत्या 6 मई की रात बोधगया रोड पर उस वक्त कर दी गई थी जब वो अपने दोस्तों के साथ कार से लौट रहा था। ओवरटेक करने को लेकर जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव पर आदित्य की हत्या का आरोप है। नीतीश ने आज आदित्य के परिवार को न्याय का पूरा भरोसा दिया। हालांकि विपक्ष घटना के 1 महीने बाद परिवार के पास जाने को लेकर नीतीश को घेर रहा है। नीतीश जी की भी मजबूरी की उनकी खुद की विधायिका का नाम इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए उन्होंने इसमें कोई तत्परता नहीं दिखाई सीबीआई से जांच करवाने की। विपक्ष के हमले का जवाब शरद यादव ने दिया। शरद यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को जब वक्त मिला वो परिवार से मिलने गए और इस मामले पर राजनीति करना ठीक नहीं। मुख्यमंत्री गए हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए। कब गए हैं, कौन तारीख को जाए, ये जो स्केल लगाते हैं ये ठीक नहीं। बिहार में अपराध का लगातार ऊपर जाता ग्राफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चिंता की वजह बन गया है। बांग्लादेश में आज एक और हिंदू पुजारी की हत्या कर दी गई। 40 साल से मंदिर में काम कर रहे नित्यानंद पर सुबह 6 बजे हमला किया गया। वारदात बांग्लादेश के पबना शहर के हिमायतपुर इलाके में हुई, जहां स्थानीय मंदिर में पुजारी नित्या रंजन पांडे सुबह 6:15 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। तभी मंदिर के पास हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। नित्या रंजन 40 साल से मंदिर में काम कर रहे थे। फिलहाल किसी भी ग्रुप ने नित्या रंजन पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 1 हफ्ते के अंदर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हत्या का ये चौथा मामला है। 3 दिन पहले ही बांग्लादेश में हिंदू पुजारी आनंद गोपाल गांगुली को भी मार दिया गया था। जनवरी से अब तक बांग्लादेश में 40 अल्पसंख्यकों की हत्या हो चुकी है। बांग्लादेश सरकार को हिंदुओं की सुनियोजित हत्या पर सख्त कदम उठाने चाहिए। नामचीन ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग कर चुकी एक मॉडल ने खौलते ज्वालामुखी के ऊपर छलांग लगाने का स्टंट किया है। स्काई डाइविंग करने के लिए मशहूर 35 साल की मॉडल रॉबरेटा मैंसिनी ने चिली के ज्वालामुखी को अपना ये स्टंट करने के लिए चुना। रॉबरेटा मैंसिनी हेलीकॉप्टर के जरिए ज्वालामुखी के ऊपर पहुंची और इसके बाद विंग सूट पहनकर छलांग लगा दी। रॉबरेटा के इस स्टंट को कई कैमरों से शूट किया जा रहा था और ये नज़ारा बेहद कमाल का था। कुछ तस्वीरें हेलीकॉप्टर से भी ली गईं, जिनमें धधकता हुआ लावा और मॉडल एक साथ दिखाई दे रही थी। इसके बाद मॉडल ने अपना पैराशूट खोल दिया। रॉबरेटा मूल रूप से इटली के रहने वाली हैं और वैनिटी फेयर जैसे ब्रांड के लिए मॉडलिंग कर चुकी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बेहद जोखिम भरा काम था और जरा सी गलती से मॉडल की जान जा सकती है।